नमस्कार दोस्तों। हम मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का अध्ययन कर रहे हैं। इसका पहला भाग जो है हम पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग की तरफ चलेंगे हम। इसमें जो दूसरा भाग है उसको हम देखें। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। अब कालिदास संभवतः, दंतुल भी कहता है संभवतः, फिर तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से जाकर द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हर शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अभिप्राय यह है कि मैं जिनसे हरिणशावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ हाँ, मल्लिका कहती हाँ हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा के संबंध प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। संबद्ध कहता है कि कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भले वो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उज्जैनी नगर में, उज्जैनी राज्य में ऋतुसंहार के जो लेखक कालिदास हैं उनको हर व्यक्ति जानता है। फिर मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? ये प्रश्न करती है मल्लिका। फिर दंतुल उत्तर देता है कि सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि आसन देना चाहता है। आचार्य वरुरुच आज इसी उद्देश्य से उज्जैनी में यहाँ आए हैं। मल्लिका जैसे अविश्वास से स्तंभित हो जाती है। मतलब मल्लिका को ये लगता है कि कालिदास में इतनी योग्यता है, ऐसे कोई जानता ही नहीं। उसे राजपद, राजकवि की जो है उपाधि दी जा रही है। मल्लिका फिर कहती, उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता, राजकवि का आसन। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि कालिदास मतलब इतना गुणी है, इसे कोई जान ही नहीं रहा है। दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल जो है कालिदास को पहचानता नहीं, इसलिए उससे जो है मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता। अब जब जान गया है कि वो राजकवि कालिदास हैं, तो वो अपने व्यवहार के लिए परेशान होता है, उसे पछतावा होता है। दंतुल चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है। उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शर्करा मिलाने लगती है। उसके हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए हुए भागकर उनके निकट आती है। मल्लिका बहुत मतलब प्रसन्न भी हो रही है अंदर अंदर, और स्तंभित भी हो रही है कि कालिदास को मतलब राजकवि का आसन मिलने वाला है और ये कोई जान ही नहीं रहा है। अब उसे अंदर से प्रसन्नता भी हो रही है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते हुए दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका भी स्तंभित होती है, उसे भी आश्चर्य होता है, इसलिए उसके हाथ से दूध का गिलास फिसलने लगता है। अंबिका, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, यह थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। अंबिका जो है अपनी पुत्री मल्लिका से कहती है, मल्लिका तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका कहती, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में मैं सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। वो बहुत प्रसन्न होती है और राजकवि जैसे कालिदास को राजकवि का जब आसन मिलने के लिए सुनती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है और सोचती है कि एक बड़ा भोज करूँ और लोगों का सत्कार करूँ। इसलिए कहती है कि सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। आतिथ्य करने का मतलब अपने घर लोगों को बुला के उनका
सम्मान कर सकूं, उन्हें अच्छे से खिला पिला सकूं। फिर दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो, और फिर वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूँ। मैं जैसे निष्ठुर हूँ, रहने दो। आस्तरण का मतलब होता है बिस्तर। मल्लिका, उसके यहाँ आस्तरण शब्द दिया गया है। आस्तरण का मतलब होता है बिस्तर। बिस्तर बिछा दूं। निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब कि किसी भाव से प्रभावित न होना, मतलब दया का भाव जल्दी ना होना, ये होता है निष्ठुर। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेटकर उसके गले में बाँह डाल देती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो कि मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकब का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली। लांछना का मतलब होता है किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना, झूठा आरोप। और प्रताड़ना का मतलब होता है उसे दुख देना, दुख देना, दंडित करना। प्रताड़ना ही मिली। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मतलब वो माँ को अब सफाई दे रही है कि कालिदास में इतना गुण है, इसीलिए मेरे भाव उससे जुड़े हुए हैं। उसके गुण को कोई नहीं समझता, उसे लोग केवल लांछना देते हैं, उसे परेशान करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या गुण है ये मैं जानती हूँ, और इसी गुण के कारण कालिदास के साथ मेरे भाव जुड़े हैं। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। जड़ का मतलब होता है स्थिर हो जाना, जैसे वो किसी बात के लिए कुछ सोचना और समझना नहीं चाहती। मल्लिका, क्यों माँ, तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? पूर्वाग्रह का मतलब किसी के बारे में धारणा बना लेना, किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेना कि ये आदमी बुरा है तो वो मुझे बुरा ही लगेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा रहे। धारणा बना लेना, ये होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच पाती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता था। मेरी यह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अर्थात वो अब कह रही है, यथार्थ से आंखें मूंद लेना मतलब सच्चाई से आंख हटा लेना या सच्चाई को जानकर उसे छुपा देना। अब वो उसकी अवस्था हो चुकी है और वह अब अनुभवी हो चुकी है। जब अनुभव हो जाता है तो लोग जो सच बातें रहती हैं उसी पर विश्वास करते हैं, काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करती। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। मल्लिका जो है अंबिका पर व्यंग करती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका, तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं है। आत्मसीमित का मतलब होता है केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने
बारे में सोचना, अपना भला चाहना, ये होता है आत्मसीमित। संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं है, इसलिए कि वे मातुल की गवें ना हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। फिर मल्लिका व्यंग करती है कि मातुल की गवें मतलब मातुल की गायें ना हाँक कर वो बादलों में खोए रहते हैं, मतलब कल्पना की दुनिया में वो खोए रहते हैं। अंबिका, मेरा मातुल से और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन का मतलब होता है, एक तो होता है उद्देश्य, और यहाँ पे होगा प्रयोजन का मतलब अर्थ, मतलब मेरा गौओं से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल अपने घर को देख कर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के निकट आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास नीचे बैठ जाती है। परंतु अंबिका कहती है, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। अनुदार का मतलब होता है कि मतलब उसे प्रेम की दृष्टि से न देखना, उदार नहीं हो। जब जहाँ उदारता होती है वहाँ प्रेम और सानिध्य होता है। और ये अंबिका जो है कालिदास को कभी उदार दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती। तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कहकर जी सकती थी। कालिदास जो है अपने रिश्तेदार, अपने मामा के यहाँ रहता है। मामा उसके मातुल हैं, और ननिहाल में बहुत गरीबी है। गरीबी में कालिदास रहता है, तो वो केवल कविता या काव्य की रचना और नाटक की रचना या कल्पना की दुनिया में ही खोया रहता है कालिदास। अभी वैवाहिक जीवन के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रहकर धरती को नखों से खोदती रहती है। अब अंबिका फिर व्यंग करती है कि अब चूँकि उसको जो है राजकवि का पद मिलने वाला है, राजकवि का पद मिलेगा तो उसे धन भी मिलेगा और साधन भी मिलेंगे। उसके जीवन में अभावग्रस्त का मतलब होता है साधन विहीन होना। साधन विहीन, वो चाहे धन या वस्त्र, दोनों से साधन विहीन होना, अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रहकर धरती को नखों से कुरेदने लगती है, अर्थात वह जो है अब विडंबना की स्थिति में है कि आगे क्या होगा ये नहीं समझ पाती। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये मल्लिका कह रही है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मतलब अब उसका अभाव, अगर पहले अभाव था तो वो संबंध से बच रहा था, लेकिन अब तो अभाव उसका ख़त्म होने वाला है, तो उसे अब तुमसे विवाह कर लेना चाहिए। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। उपादान मतलब साधन होता है। तुम उसके लिए एक साधन हो जिसके आश्रय में वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी न होगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। ये अंबिका जो है व्यंग करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी भावना, वो जो मल्लिका बार बार कहती है कि मेरा उसके साथ, अर्थात कालिदास के साथ
भावना का संबंध है। भावना का संबंध मतलब उसे वो नाम नहीं देना चाहती। तो अंबिका जो है यहाँ पे व्यंग कस रही है कि तुम्हारी भावना का उस प्रश्न का समाधान तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। वह कहती कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, यह तुम्हारी भावना तुम्हें बताएगी या उसका समाधान कर देगी। तो फिर वो कहती है कि फिर तुम कहोगी कि मैं नहीं, ये विलोम कह रहा है। मल्लिका पुनः सिर झुकाए कुछ क्षण धरती को नखों से खोदती रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका माँ, आज तक का जीवन जिस किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज सब उनका जीवन एक नई आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती। अंबिका का मतलब जो मल्लिका का जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। और मतलब वो अपने लिए कोई अपेक्षा कालिदास से नहीं कर रही है और कह रही कि आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं कर सकती। अर्थात मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ड्योढ़ी के बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका, वो मातुल जो है बुलाता है। घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखने लगती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका सिमट कर बैठ जाती है और आश्चर्य के साथ मातुल को कुलद्रोही का मतलब होता है कि अपने परिवार और कुल का मतलब होता है पूर्वज के विरुद्ध जाना। जैसे देशद्रोही होता है कि देश के विरोध में काम करना, वैसे यहाँ पे कुलद्रोही कह रहा है कि पूर्वजों के विरोध में काम करना। मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, दो रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ आए हैं। अश्वारोही मतलब घोड़े पर बैठ के जो घोड़ा चलाते हैं, घुड़सवार जिसे कहते हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था कि अंबिका कि तुम्हारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागने की बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से यह राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावतंस कहते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण आत्मविस्मित सी खड़ी रहती है। यहाँ जो है उसकी बात कह रहा हूँ। अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से यह राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावतंस कहते हैं कि यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ये कालिदास कहता है कि मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। अर्थात मतलब राजा मुझे खरीद नहीं सकते, राजा का पैसा मुझे खरीद नहीं सकता। फिर आगे देखिए। मल्लिका,
वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। मतलब वो कहता है कि अगर सम्मान नहीं है, अगर सम्मान नहीं मिलता तो उस कविता का कोई मूल्य नहीं है। अगर वो सम्मानित हो जाता तो उसकी कविता का, उसकी रचनाओं का मूल्य होगा। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य। मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को अंगुलियों में मसलने लगती है। अंशुक मतलब होता है आंचल, जो साड़ी पहनी है उसका आंचल, अंशुक या दुपट्टा। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल इसी तरह टहलता रहता है। मातुल अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अवस्थित के लिए इसे ले जाएंगे। मतलब अनुचर का मतलब होता है सेवक। अब स्तुति का मतलब होता है वंदना करना, पूजा करना, जिसे कहते हैं कि तुम्हारी पूजा करके ले जाऊंगा, वंदना करना या झुककर ले जाना। अंबिका कहती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्ने लोकनीति में भी निष्णात है। निष्णात का मतलब दक्ष, कुशल, इसे कहते हैं, कुशल है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही अर्थ है। फिर जो है टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। मतलब यह इतना नाटक कर रहा है कालिदास, और अगर राजा का मन बदल गया तो वो उसे मना भी कर सकते हैं कि नहीं, इसे राजकवि का पद नहीं दिया जाएगा। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दूँ। मातुल, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था, यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया और वह नहीं आया। निक्षेप कहता है, किंतु मातुल। मातुल कहता है, किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, निक्षेप कहता है। फिर मातुल कहता है, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चित रूप से तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप कहता है कि उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं व्यक्त होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल, कालिदास की कविता? फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं। मातुल व्यंग करता है कि न जाने इस बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुक कर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं है और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुल गुरु, यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप यह सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मतलब वो व्यंग करता है कि जब मैंने उसे बता दिया कि तुमसे मिलने उज्जैनी के एक आचार्य आए हैं, तो कालिदास ऐसे जो है रास्ते से भागता है जैसे कि उसने सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। निक्षेप कंधे हिलाता है। मातुल टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने का उपक्रम करती है, किंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप,
अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज की ओर से आपका सम्मान होगा। फिर रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। मतलब जब ये बात सुनता है कि तुम्हें जो है राजकवि का पद मिलने वाला है और ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तो बहुत क्रोधित कालिदास जो है बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में ही कहता है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, अर्थात मैं राजा के धन से खरीदने की वस्तु नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुल जाती हों और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है। यह निर्णय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अभ्यागतों मतलब जो लोग आए हुए हैं, जो अतिथि उनकी। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कह कर आया था और वह धुरी धुरीहीन धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। धुरीहीन का मतलब कि जैसे यहाँ पे वो सेट कर दिया जाए, चक्र मतलब पहिया, और वो इसी में चले। लेकिन अब ये यहाँ से छूट गया है, जहाँ उसको बैठा के आया था वहाँ से छूट गया, वो पीछे 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 चला आया। निक्षेप, किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे साधुवाद कहता हूँ। साधुवाद का मतलब धन्यवाद। सादर सादर धन्यवाद जो होता है वो साधुवाद होता है। साधुवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि ये कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ ले आइए। कविकुल शिरोमणि मतलब कवियों में सबसे बड़े जो कवि हैं उन्हें ढूंढ कर ले आइए। कालिदास के लिए कहता है। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मेरा मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वहीं से शिखान्य अस्तहस्त। फिर वो जो है चला जाता है। ये यहाँ शिखान्यस्त हस्त जो ये शब्द है, इसका अर्थ है चोटी हाथ में पकड़कर। मतलब चोटी हाथ में, कालिदास की चोटी हाथ में पकड़कर उसके सामने, आचार्य के सामने ले जाऊं। फिर मातुल कहता है कि निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप सिर हिलाता है। देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? निक्षेप, मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहाँ जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास वहाँ? निक्षेप, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुख से उच्चरित शब्दों को सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका कहती है कि यह कैसी विचक्षणता है, मतलब ये कैसी जिद है। निक्षेप, विचक्षणता? अंबिका, हाँ, विचक्षणता ही तो है इसे। निक्षेप कहता है कि इसे विचक्षणता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका राज कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना रत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक खेलना विचक्षणता नहीं है, मतलब कि जो नाटक कर रहा है। तो निक्षेप कहता है, कालिदास नाटक नहीं खेल रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन इत्यादि पड़े हैं। अंबिका नहीं चाहता है। एक थाली लाकर उसमें कुंभ से चावल निकालने लगती है। कुंभ का मतलब होता है
बड़ा कलश मिट्टी का पात्र होता है, उसे कुंभ कहते हैं। निक्षेप मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है, मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। मतलब निक्षेप का यह अर्थ है कि मातुल का या किसी का भी आग्रह उन्हें हट से नहीं छुड़ा सकता, केवल ये मल्लिका कार्य कर सकती है। केवल एक ही व्यक्ति उसके अनुरोध से संभव है यह हट छोड़ दें, वे यह हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि की ओर फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब वो हट छोड़े या न छोड़े, मेरे घर के लोगों से उसका कोई मतलब नहीं है, यह अंबिका कहती है। फिर उसके बाद थाली लिए हुए चूल्हे के निकट बैठ जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए हुए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता से यह भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। देखिए, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मतलब कोई बहुत योग्य है और उसे कोई पद नहीं मिला है, और योग्यता से उसके एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण होगा, लेकिन शेष जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो प्रतिष्ठा या पद पाने के बाद होता है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया कि उनके हठ के मूल में कहीं बहुत गहरी को कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह कटुता की रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका साक्षात्कार हो जाता है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका, निक्षेप कहता है। फिर अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि न होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रह जाएंगे। अर्थात ये कहता है कि अवसर बार बार जीवन में नहीं आता, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि पहले समय में राजकवि की एक पदवी होती थी जो किसी न किसी योग्य व्यक्ति को दी जाती थी। अगर कालिदास वहाँ उज्जैनी जाकर यह पद ग्रहण नहीं करता तो यह राजकवि का पद जो है वो किसी न किसी को दिया ही जाएगा, और जीवन भर वही रहेंगे, केवल एक स्थानीय कवि, जिसे मतलब केवल गांव के लोग भी ढंग से नहीं। स्थानीय कवि का मतलब कि उसी गांव में रह जाएंगे, उसी स्थान के रह जाएंगे, जिसे गांव के लोग भी नहीं जा पाएंगे। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा मंदिर चलती हूँ। अंबिका सहसा आवेश में खड़ी हो जाती है। मल्लिका स्थिर किंतु व्यवस्थित दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका, माँ, वह मतलब जब अंबिका उसे रोकने का प्रयत्न करती है तो वह उसे संबोधित करती है माँ, मतलब क्रोध में, कि मुझे जाने दो। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं तुम्हें इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप, बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। निक्षेप, आप आइए। अंबिका की ओर देखे बिना चल देती है। अंबिका की आंखों में आहत क्रोध का भाव जागृत होता है, जो पराजय के भाव में बदल जाता है। निक्षेप अंबिका के इस बदलते हुए भाव को लक्षित करता क्षण भर खड़ा रहता है।
फिर निक्षेप कहता है, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंद खड़ी रहती है, फिर आंखें खोलकर अपने घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं, जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश अपेक्षा कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुधा सा स्वर निकलता है, अंबिका भावना, ओह। आंचल में मुंह छुपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। सहसा ड्योढ़ी के अंधेरे में उल्मुख की ज्योत चमक उठती है। उल्मुख का मतलब मशाल। पहले घरों में मशाल या दिए जलाए जाते थे। ज्योत चमक उठती है। विलोम उल्मुख हाथ में लिए आता है। अंबिका को इस रूप में बैठे देखकर क्षण भर के लिए ठिठकता है, फिर उसके निकट चला आता है। विलोम कहता है, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का परिज्ञान नहीं है। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। उल्मुख के प्रकाश में उसके मुखमंडल की रेखाएं बहुत गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। मतलब वो चिंतित रहती है और दुखी रहती है। वह विलोम को दिखाई देता है। आश्चर्य है कि तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर दीपकों के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? उल्मुख मतलब मशाल से विलोम, दीपक जला दूं? उल्मुख से छूकर दोनों दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। सामने के दीपकों के पास जाकर उन्हें जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, तुम चले जाओ विलोम। तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना विलोम मल्लिका को सह नहीं है। मतलब विलोम का आना अंबिका को अच्छा नहीं लगता था। विलोम मल्लिका को सह नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर घूमता है। मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने हुए आधार में उल्मुख को तिरछा करके लगा देता है। वह नहीं चाहता कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के निकट आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आँखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ अस्पष्ट कह देता हूँ। फिर अंबिका कहती है, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय बहुत आर्द्र हो, मतलब दुखी हो। और तुम कब आर्द्र नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बातें न सुनकर झरोखे के निकट चला जाता है। विलोम, राज की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पूर्व ही उसका और मल्लिका का परिणय हो जाना चाहिए। परिणय का मतलब होता है विवाह, हो जाना चाहिए। अन्यथा इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका क्षण भर माथे को हाथ से पकड़े रहती है। मतलब बहुत चिंतित और बहुत दुखी है। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस समय इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। विलोम जो है व्यंग कसता है, तुम मल्लिका की माँ हो और इस विषय में सोचना नहीं चाहती, यह आश्चर्य की बात है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा कि विलोम तुम चले जाओ। विलोम झरोखे की ओर पीठ करके खड़ा हो जाता है। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहीं पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कहकर आँखों को आंचल से दबाए हुए आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों? तुमने इतने वर्ष यह सब पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला ही अनुभव कर सकता है कि
इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को इकाई शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है, मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम यह सब सुनाकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। मतलब विलोम जो है वो इस तरह की बातें करके अंबिका को उकसाना चाहता है, जिससे वो मल्लिका को कालिदास के साथ जाने आने से रोके। विलोम, इस समय मैं अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं, उसे सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। डेवढ़ी से आगे कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखते ही मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के निकट आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कहता है कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, मतलब छंदों का अभ्यास करना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। इस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। उल्मुख के निकट जाकर उसके काष्ठ को सहलाने लगता है। उल्मुख का प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ। विलोम, दुख, हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, यह मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर भूल तो नहीं जाओगे। ग्राम प्रांतर का मतलब कि गांव को भूल तो नहीं जाओगे। एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर इसकी ओर देखता है। सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और अन्य विलास भूमियाँ। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान निसंदेह इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। इस तरह से यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।